हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं सीटेट एग्जाम के लिए। सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे एनसीएफ 2022 और दूसरा टॉपिक हम देखने वाले हैं निपुण भारत। जी हाँ, ये दोनों टॉपिक आपके ऐसे हैं फ्रेंड्स जिनसे आपके सीटेट में क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, इसलिए इन टॉपिक्स को अभी हम डिटेल में समझेंगे एक एक करके, इसमें क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। बाकी अदर क्लासेस भी हमारी चल रही हैं, आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप जानते हैं एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो आप लोग अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उन्हें पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना जो कि मस्ट हैं आपको पढ़ने, उनसे सीटेट में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो उन्हीं में से ये दोनों टॉपिक्स आज हम करने वाले हैं। और इससे पहले हम एनसीएफ 2005 कर चुके हैं, आरटीई 2009 कर चुके हैं, साथ में एनईपी 2020 भी हमने कर लिया है। तो उन टॉपिक्स को भी आप ज़रूर देखिएगा। ये 4 से 5 ऐसे टेक्निकल टॉपिक्स हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है फ्रेंड्स, इसीलिए आज की क्लास में हम ये 2 टॉपिक को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले हम समझते हैं कि एनसीएफ 2022 क्या है, और उसके बाद समझेंगे निपुण भारत क्या है, और निपुण भारत में एक आपका एफएलएन आता है। तो एफएलएन स्कीम क्या है उसको हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एनसीएफ 2022 देख लेते हैं। एनसीएफ 2022 इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2022, ठीक है। फुल फॉर्म आपको याद रखना है। अब देखते हैं इसमें क्या चीज़ें कही गई हैं। सबसे पहला पॉइंट है एनसीएफ 2022 लॉन्च्ड बाय धर्मेंद्र प्रधान, और ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, यानी कि शिक्षा मंत्री हैं। आपसे सिंपली पूछा जाता है, एक बार ऑनलाइन वाली शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2022 किसने लॉन्च किया, तो आप कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान द्वारा, और ये हमारे क्या थे? एजुकेशन मिनिस्टर, यानी कि शिक्षा मंत्री, ठीक है। बेस्ड ऑन द एनईपी 2020, और ये किस पर आधारित है? ये आधारित है आपका एनईपी 2020 पर। एनईपी 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। अब ये क्या है इसको आप डिटेल में देख लीजिएगा, मैंने पूरा टॉपिक आपको करवा दिया है। अभी एनसीएफ 2005 में ये इंपॉर्टेंट है कि एनसीएफ 2005 नहीं 2022 हम कर रहे हैं। तो एनसीएफ 2022 का जो आधार है ना, जो बेस है, वो हमारा एनईपी 2020 है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मूलभूत स्तर, यानी कि फंडामेंटल स्टेज के लिए एनसीएफ 2022 0 से 8 साल के बच्चों की शिक्षा के लिए आया है। ध्यान रखिएगा। देखिए एनईपी 2020 में ना हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बात करी जाती है 5+3+3+4 की, ठीक है। अब ये क्या है डिटेल में एनईपी में आपको मिल जाएगा, उसे एक बार देख लीजिएगा। तो एनईपी 2020 में हमारा ये एजुकेशन सिस्टम है, और इससे पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या था? 10+2+3, ठीक है। ये आपको ध्यान भी होगा। 10 साल, फिर 2 साल +2 के हो गए, और 3 साल हमारा वो जो स्नातक स्तर जाता है, ग्रेजुएशन, वो वाला, वो पहले का एजुकेशन सिस्टम था। लेकिन एनईपी 2020 ने कहा एजुकेशन सिस्टम हमारा अब ये होगा 5+3+3+4, ठीक है। अब इसमें जो 5 साल हैं स्टार्टिंग के, ये 5 साल क्या होंगे? फंडामेंटल स्टेज होंगी, मूलभूत स्तर होंगे। यहाँ पर क्या होगा? बच्चा स्टार्टिंग के 3 साल में आंगनबाड़ी में पढ़ेगा, जिसे हम बालवाड़ी भी कहते हैं, और 2 साल तक वो क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड में पढ़ेगा। तो ये जो स्टार्टिंग के 5 साल है ना, फंडामेंटल स्टेज, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 और 2 में। यानी कि स्टार्टिंग के 3 साल बच्चे आंगनबाड़ी में जाएंगे, उसके बाद जो 2 साल आएंगे वो क्लास फर्स्ट और सेकेंड में बच्चा जाएगा। फिर उसके बाद ये जो 3 है, इसमें आप जानते ही हैं क्लास 3rd 4th 5th में होगा, इसमें 6 7 8 में होगा, 9 10th 11 12th में होगा 4 वाले में, ठीक है। तो ये क्लासेस का डिवीज़न है इस तरीके से। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं एनईपी 2022, तो एनईपी 2022 जो है ना हमारा, इसी फंडामेंटल स्टेज की बात करता है, जिसमें स्टार्टिंग के बच्चे के 5 साल आते हैं, ठीक है। और 5 साल कैसे डिवाइडेड है मैंने आपको बता दिया। स्टार्टिंग के 3 साल आंगनबाड़ी में, और उसके बाद जो 2 साल आएंगे नेक्स्ट, वो आपका क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड में बच्चा होगा। तो यहाँ पर एनसीएफ 2022 इसी स्टेज की बात करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एनसीएफ 2022 के अनुसार प्रारंभिक बचपन की देखभाल व शिक्षा विकास प्रमुख क्षेत्र है। तो एनवीएस 2022 आप समझ गए कि फंडामेंटल स्टेज पर फोकस करता है, यानी कि मूलभूत स्तर पर फोकस करता है। तो ये जो प्रारंभिक बचपन होगा ना, जब बच्चा छोटा होगा, तो उसकी देखभाल और उसकी शिक्षा का विकास,
इन चीज़ों पर वो जो है प्रमुख रूप से फोकस करता है, यानी कि ये उसके मेन एरिया हैं, प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है। और यहाँ पर बच्चा देखिए 0 से 8 साल तक के बच्चे की यहाँ पर बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। या तो आपको देगा 0 से 8 साल, या फिर यहाँ पर लिखा हो सकता है 3 से 8 साल के बच्चे, तो एक ही बात है, क्योंकि 0 से 8 साल में बच्चा 0 में पैदा तो हो गया लेकिन स्कूल नहीं जाएगा, और स्कूल के बाद वाली अगर वो एज पूछेगा तो 3 से 8 साल भी आपसे ऑप्शन में दिया हो सकता है। चलिए मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि ये जो नोट्स हैं आप लोगों को मैंने दिए भी थे, और यहाँ पर मैंने क्लियरली लिखा है नोट में कि 0 से 8 या 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए एनसीएफ 2022 आया था। और याद रखना है, ये आपका जो मूलभूत स्तर है, फंडामेंटल स्टेज है, उसकी बात इसमें की जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केवीएस स्कूल में बाल वाटिका खोलने की भी बात की गई है। बाल वाटिका वही, ये जो फंडामेंटल स्टेज में स्टार्टिंग के 3 साल हैं, मैंने कहा ना बच्चा आंगनवाड़ी में जाएगा जिसे हम बालवाड़ी भी कहते हैं, तो केवीएस यानी कि जो केंद्रीय विद्यालय हैं वहाँ पर बाल वाटिका खोलने की बात एनसीएफ 2022 में करी गई है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एनसीएफ 2022 के जो प्रमुख क्षेत्र हैं, ये किन किन चीज़ों की बात करता है बेसिकली, वो यहाँ पर लिखा है। सबसे पहला स्कूली शिक्षा की ये बात करता है, दूसरा प्रारंभिक बचपन की शिक्षा की बात करता है, तीसरा शिक्षक की शिक्षा की भी इसमें बात करी जाती है, और चौथा वयस्क शिक्षा की भी इसमें बात करी जाती है। अब ये जो है ना, इनके फुल फॉर्म भी आपसे सेपरेटली एक एक नंबर में पूछे जाते हैं, तो चलिए इनको फुल फॉर्म के साथ समझते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले ये जो स्कूली शिक्षा की बात करी गई है उसको हम देख लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, NCFSE। अब NCFSE का फुल फॉर्म क्या है, देखिए इसका फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन। जैसा कि यहाँ पर लिखा ना स्कूली शिक्षा, बस इसी को हम कह देंगे स्कूल एजुकेशन। और ये NCF जो है ना, ये सभी में सेम रहेगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, ये NCF स्टार्टिंग का। तो चलिए देखते हैं इसने क्या कहा है। सबसे पहले NCFSE में स्कूली शिक्षा इस तरह देनी है जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, यानी कि बच्चों को आप स्कूल में जब शिक्षा देंगे तो इस तरीके से देंगे कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे के दिमाग का ही विकास होगा, सिर्फ पढ़ाई में ही वो फोकस करेगा, नहीं, बल्कि उसका सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास में बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी आता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, हम कह सकते हैं उसका बिहेवियरल डेवलपमेंट, उसका इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि उसका शारीरिक विकास, सामवेगिक, संज्ञानात्मक, चारित्रिक, व्यावहारिक विकास, सारे पक्षों में बच्चे का विकास किया जाता है। इसी को हम कहते हैं सर्वांगीण विकास, ठीक है, यानी कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट। सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस नहीं करना है, बल्कि बच्चा स्पोर्ट्स में कैसा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ यूनिकनेस होगी, जैसे कोई म्यूज़िक में अच्छा होता है, कोई डांस में अच्छा होता है, कोई गेम्स में अच्छा होता है ना। तो हर किसी के अंदर की जो प्रतिभा है वो बाहर निकल कर के आए, और वो तभी आएगी जब आप बच्चे का सर्वांगीण विकास करेंगे, ठीक। दूसरा है स्कूली शिक्षा को लचीला बनाना, यानी कि जो स्कूल की शिक्षा है वो एकदम फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे बच्चा अगर 2nd क्लास में है तो उसका जो करिकुलम आपने प्लान किया है वो 2nd क्लास के बच्चे का जैसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उसके अंदर 6th क्लास की चीज़ें आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी बच्चे का जो मेंटल लेवल है ना वो उतना मैच्योर हुआ ही नहीं है कि वो 6th क्लास की चीज़ें समझ पाएँ। तो जो करिकुलम होगा स्कूली शिक्षा का वो कैसा होना चाहिए, लचीला, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बच्चे के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है। आप जानते ही हैं समावेशी शिक्षा मैंने आपको बहुत बार करवाया भी है, और अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये समावेशी कक्षा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके आए हैं, आपने देखा भी होगा। आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ पर मैंने सारे जितने भी आपको प्रीवियस ईयर करवाए हैं सभी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको समझाया हुआ है, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा क्या होता है? समावेशी शिक्षा को इंग्लिश में बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, जहाँ पर सभी बच्चों को एक साथ मिलकर पढ़ाया जाता है बिना भेदभाव के। सभी बच्चे, चाहे वो नॉर्मल बच्चे हों, चाहे दिव्यांग बच्चे हों, चाहे उनमें कोई अक्षमता है, कुछ भी है, सभी बच्चों को एक साथ मिलकर के पढ़ाना बिना भेदभाव के, उसको हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है, NCF 2022 का ये कहना है स्कूली शिक्षा के अंतर्गत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो नेक्स्ट है आपका, ये क्या है देखिए, NCFECCE यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। जैसा कि हमने पढ़ा, ये जो NCF 2022 है ये मेनली किस पर फोकस करता है? फंडामेंटल स्टेज पर, जब बच्चा छोटा है, ठीक है, क्लास आप ये कह सकते हैं कि 2nd तक वो पढ़ रहा है, ठीक है। जो स्टार्टिंग के 5 साल थे वो हमने देखे ना, बाल वाटिका और
क्लास फर्स्ट एंड सेकंड में, तो इसी की बात इसमें हो रही है। तो इसीलिए कह रहा है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था की शिक्षा। तो 0 से 8 वर्ष या 3 से 8 वर्ष के बच्चों की शिक्षा पर फोकस किया है। ब्रेन डेवलपमेंट फर्स्ट 8 ईयर में, देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि बच्चे का जो दिमाग का विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, वो स्टार्टिंग के 8 साल में हो जाना चाहिए, ऐसा कहता है एनसीएफ 2022। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना है। और ये 0 से 8 वर्ष की बात करता है, या फिर ऑप्शन में दिया होगा 3 से 8 वर्ष की बात करता है, ये ध्यान रखेंगे। अब 0 से 8 इसलिए कहा है क्योंकि बच्चा पैदा हो गया है, लेकिन 3 से 8 इसलिए कहा है क्योंकि उसके बाद बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट NCFTE। NCFTE मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन। ये शिक्षक की शिक्षा की भी बात करता है, यानी कि जो टीचर्स हैं उनको भी एजुकेशन देनी चाहिए, इस चीज़ पर भी वो फोकस करता है। तो देखिए इसमें इसने क्या कहा है कि शिक्षक शिक्षा की बात की गई है, शिक्षक हर क्षेत्र में प्रवीण हो, ऑलराउंडर हो, बच्चे का सर्वांगीण विकास शिक्षक के द्वारा हो सके। अब देखिए ये कह रहा है कि टीचर ऐसा होना चाहिए जो हर फील्ड में एकदम प्रोफिशिएंट हो, प्रवीण हो। जब टीचर हर क्षेत्र में एकदम प्रोफिशिएंट होंगे, ऑलराउंडर होंगे, तभी तो वो बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सकेंगे। आप खुद सोचिए, अगर टीचर हर फील्ड में प्रवीण नहीं होंगे तो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट वो कैसे कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले टीचर का क्या होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ होना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग अच्छे से होनी चाहिए, हर फील्ड में टीचर को प्रवीण होना चाहिए, प्रोफिशिएंट होना चाहिए, तब जाकर वो बच्चे का सर्वांगीण विकास कर पाएंगे। ठीक है, तो शिक्षकों की शिक्षा पर बल दिया है एनसीएफ 2022 ने, ध्यान रखना है। क्योंकि इससे पहले काफ़ी सारे एनसीएफ आ चुके हैं फ्रेंड्स, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवाया भी था। 2005 का एनसीएफ वो कुछ अलग बातें कहता है, 2022 एनसीएफ जो है इसमें कुछ अलग चीज़ें हैं, और बच्चे का सर्वांगीण विकास शिक्षक के द्वारा होना चाहिए। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है NCFAE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एडल्ट एजुकेशन। वयस्क की शिक्षा की बात की गई है, यानी कि अडल्ट एजुकेशन। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर हमने देखा था ना, ये देखिए NCFAE वयस्क शिक्षा, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अडल्ट एजुकेशन। ठीक है, चलिए इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कहा है कि वयस्क शिक्षा पर फोकस किया गया है। एनसीएफ 2022 में बच्चों के विकास कॉन्सेप्ट को 5 भागों में बांटने की बात की गई है। ओके, तो यहाँ पर एडल्ट के एजुकेशन की बात करता है एनसीएफ 2022। वो कहता है कि जो वयस्क हैं उनको भी शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक, बस इतना ही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका एनसीएफ 2022 में बच्चों के विकास कॉन्सेप्ट को, यानी कि जो बच्चों का डेवलपमेंट है उसके कॉन्सेप्ट को 5 भागों में बांटा गया है। ये जो 5 भाग हैं ये मैंने आपको डायग्राम के फॉर्म पे दिखा दिया है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से फ्लो चार्ट देखते हैं ना तो आपके दिमाग में ये चीज़ें याद रह जाती हैं। अगर यही मैं आपको स्टोरी के फॉर्म पे पढ़ाऊँगी तो आपको बहुत ही कम याद रहती हैं चीज़ें। ये चीज़ आप लोग भी मानते होंगे। वैसे जिन लोगों ने ये नोट्स परचेज़ किया है उनके काफ़ी अच्छे फीडबैक मिले हैं मुझे, तो आप लोग प्रिपरेशन ज़रूर करते रहिएगा फ्रेंड्स। बहुत ही कम दिन है, बस आपको रिवीजन करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और साथ में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये जो बच्चों का जो डेवलपमेंट है इस कॉन्सेप्ट को 5 भागों में बांटा है। वो 5 भाग कौन से हैं? पहला है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी कि आध्यात्मिक विकास। दूसरा है फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक विकास। तीसरा है लाइफ एनर्जी, यानी कि जीवन ऊर्जा। चौथा है इमोशनल मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि भावात्मक मानसिक विकास। और 5वां है आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि बौद्धिक विकास। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा एनसीएफ 2022 ये मेनली इन 5 चीज़ों पर फोकस करता है। अब ये जो 5 चीज़ें हैं वैसे आप समझ भी गए होंगे इनके अंदर क्या चीज़ें आती हैं, फिर भी हम इनको एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले शारीरिक विकास, यानी कि आपका फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो फिजिकल डेवलपमेंट में क्या है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स आदि एक्टिविटीज़ कराएं, जिससे बच्चों का शारीरिक विकास भी हो सके। देखिए जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तब तो बच्चे का सिर्फ संज्ञानात्मक विकास होता है, यानी कि दिमाग का विकास होता है। लेकिन जब पढ़ाने के साथ साथ आप स्पोर्ट्स करवा रहे हैं, गेम्स करवा रहे हैं, तब क्या हो रहा है, बच्चे की बॉडी मूवमेंट करती है। और बॉडी मूवमेंट जब कर रही है तो बच्चे का क्या हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है, बॉडी का भी विकास हो रहा है, जिसे हम फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लाइफ एनर्जी, यानी कि जीवन ऊर्जा। बच्चों के मन में ये भाव उत्पन्न करना कि उनकी लाइफ का कोई उद्देश्य है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बच्चे को नई नई चीज़ें सिखाना।
अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। अब देखिए जीवन ऊर्जा यानी कि लाइफ एनर्जी क्या होती है कि बच्चे को ये चीज़ें समझाना कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ एम है, इसका उद्देश्य है, तो उस उद्देश्य को आपने कैसे पूरा करना है, वो स्टेप्स बच्चों को समझाना, बच्चों को नई नई चीज़ें बताना कि किस तरीके से वो अपने उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। और जो आप अधिगम करवा रहे हैं यानी कि बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, लर्निंग की जो प्रोसेस है उसको एकदम इंटरेस्टिंग बनाना है एज अ टीचर आपने, ठीक है, रुचिकर बनाना है, जिससे कि वो रुचिकर होगा तो बच्चों का मन करेगा पढ़ने का, बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। तो बस यही है आपका लाइफ एनर्जी के अंदर, ठीक है। देखिए छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बस आपको समझने की देरी है। अगर आप समझ गए ना, आपके दिमाग में ये दोनों टॉपिक ईजीली बैठ जाएंगे। नेक्स्ट है भावात्मक मानसिक विकास, यानी कि इमोशनल, कॉग्निटिव या फिर मेंटल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। तो बच्चों का मानसिक और भावात्मक विकास हो सके, बच्चों के मन का डर खत्म हो सके, बच्चों का प्रत्येक क्षेत्र में विकास हो सके। वही बात है, बच्चों में आपने इमोशनल डेवलपमेंट भी करना है, भावात्मक विकास यानी कि एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना पैदा होना। बच्चों को कहा जाता है ना कि ग्रुप एक्टिविटीज़ करिए, ग्रुप में एक साथ मिल करके पढ़िए। इसका मतलब क्या होता है, हम बच्चों में सहयोग की भावना पैदा करना चाह रहे हैं। तो बच्चे में भावात्मक विकास और मानसिक विकास यानी कि उसके दिमाग का विकास, ये सभी आपको करने होंगे। यानी कि हर क्षेत्र में बच्चे का विकास करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, जिसे हम कहते हैं सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट है आपका बौद्धिक विकास यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। आप जानते हैं इंटेलेक्ट आपका दिमाग से संबंधित होता है। तो बच्चों का बौद्धिक यानी कि दिमाग का विकास हो सके, बच्चों को रटंत प्रणाली से दूर रखना, अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। देखिए रटंत प्रणाली कभी नहीं होना चाहिए। कभी भी आप बच्चों को ये मत कहिए कि ये क्वेश्चन है आप रट करके लाइए। बच्चे रट तो लेंगे लेकिन वो लॉन्ग टाइम तक उनके दिमाग में फिट नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो भी लर्निंग की प्रोसेस है उसको एकदम अंडरस्टैंडिंग बेस्ड बनाना है, ना कि रोट मेमोराइजेशन करवाना है। रोट मेमोराइजेशन मतलब होता है रटवाना, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में यही चीज़ है कि बच्चे का जो दिमाग है उसका विकास हो सके, और वो विकास तभी पॉसिबल है जब आप लर्निंग की प्रोसेस को एकदम इंटरेस्टिंग बनाएंगे, रुचिकर बनाएंगे, रुचि के साथ पढ़ाएंगे। जब बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दीजिए कि जो एग्जाम्पल बच्चे के डेली लाइफ से कनेक्टेड हों, तो बच्चे वहाँ पर खुद को कनेक्ट फील कर पाते हैं, ठीक है। तो जो आपकी अधिगम प्रक्रिया है वो एकदम रुचिकर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आध्यात्मिक विकास यानी कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अब बच्चे के अंदर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी करवाना है, यानी कि बच्चों को अध्यात्म के साथ जोड़ना, बच्चों का सर्वांगीण विकास। अध्यात्म, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ईश्वर कौन है, ईश्वर ने हमें पैदा करा है, मतलब ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर डालनी है। स्पिरिचुअलिटी, आप जानते हैं ना, आध्यात्म में विश्वास करना कहते हैं। तो बच्चों के अंदर थोड़ा बहुत सभी चीज़ों का डेवलपमेंट करवाना है। ऐसा नहीं है कि जो बहुत सारे लोग मानते हैं ये जो स्पिरिचुअलिटी होती है यानी कि आध्यात्मिक विकास होता है, ये सही नहीं है, बहुत सारे लोगों का मानना है। लेकिन एनसीएफ 2022 ये कहता है कि बच्चे के अंदर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी आप करवाओगे, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल में सारी चीज़ें आ जाती हैं क्योंकि सर्वांगीण विकास की हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 5 कॉन्सेप्ट हैं जो कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताए गए हैं एनसीएफ 2022 में। उसके बाद एक ये नोट है जो आपको ध्यान रखना है, यही आपसे सीटेट में मोस्टली पूछा जाता है। 0 से 8 वर्ष या 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए एनसीएफ 2022 बनाया गया था, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना इजीली मैंने आपको इतने कम टाइम पे ये पूरा टॉपिक करवा दिया है एनसीएफ 2022 का, और सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आपके लिए इनफ है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने खुद भी पेपर दिए हैं, मेरे दोनों पेपर क्वालिफाई हैं। मैं आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें कभी नहीं पढ़ाती हूँ, जितना भी पढ़ाती हूँ सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एकदम फिक्स होता है। ज़्यादा कभी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको नहीं पढ़ाती हूँ, क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज ऐसी हैं जो एक्स्ट्रा में डाली हुई हैं सिलेबस में, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से कभी नहीं बने हैं। तो वो चीज़ें मैंने आपको कभी नहीं करवाई हैं। तो इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, आप ये टॉपिक ज़रूर देख लीजिएगा। तो एनसीएफ 2022 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा निपुण भारत का, ठीक है। अब ये निपुण भारत क्या है, और इसके अंदर ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछी जाती है, FLN स्कीम, ये क्या है, ठीक है। इसको भी हम इसी में समझेंगे। तो चलिए देख लेते हैं निपुण भारत। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये कैपिटल लेटर में इसलिए है क्योंकि इसका ये फुल फॉर्म होता है, और ये फुल फॉर्म आपसे बहुत बार पूछा हुआ है, तो फुल फॉर्म में आप स्टार मार्क कर लीजिए। वैसे फुल फॉर्म की मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको 25 से 30 ऐसी चीज़ें हैं जिनके फुल फॉर्म मैंने आपको करवाए हैं। सिर्फ फुल फॉर्म वाली वीडियो है, उसे आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको सारे फुल फॉर्म एकदम याद हो जाएंगे।
तो चलिए देख लेते हैं निपुण भारत क्या है। तो देखिए, निपुण का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपसे पूछा जाता है। निपुण का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, क्या कहा मैंने? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये है आपका निपुण का फुल फॉर्म। बस यही टॉपिक आपने समझना है। ठीक, एक चीज़ मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, ये जितने भी हम कर रहे हैं ना, एनसीएफ 2022, निपुण भारत, ये सभी एनईपी 2020 पर आधारित हैं। यानी कि सबसे पहले आपको एनईपी 2020 एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि ये हर एक टेक्निकल टर्म का क्या है, बेस है। इसमें भी यहाँ पर आप देखेंगे अभी कि एनईपी 2020 की बात करी गई है निपुण भारत में। ठीक, चलिए समझ लेते हैं। फोकस ग्रुप, यहाँ पर कौन से बच्चों पर फोकस किया गया है? जैसे एनसीएफ 2022 में फोकस किया था जो फाउंडेशनल स्टेज था हमारा, मूलभूत स्तर, उस पर फोकस किया था। और निपुण भारत में किस पर फोकस किया है? चिल्ड्रन ऑफ 3 to 9 ईयर, प्री स्कूल टू ग्रेड 3, वही है फंडामेंटल स्टेज जो हमारा, वहाँ पर भी बात करी थी, उसी पर यहाँ पर भी बात करी गई है निपुण भारत में भी। ठीक है, प्री स्कूलिंग से ग्रेड 3 तक जब बच्चा जाएगा। निपुण भारत मिशन को 2026-27 तक अचीव करने की बात की गई है। ये क्वेश्चन आपका एक बार बना हुआ है कि जो निपुण भारत मिशन है हमारा, उसको कब तक अचीव करने की बात करी गई है? तो 2026 से 2027 के बीच में अचीव करने की बात करी गई है। अब देखते हैं निपुण भारत के लक्ष्य कौन कौन से हैं, क्योंकि ये लक्ष्य आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो लक्ष्य में हमारे कुछ स्टेप आ जाएंगे, इन स्टेप्स को आपने ध्यान रखना है और हर स्टेप में बच्चे को अलग अलग चीज़ें सिखाने को यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो निपुण भारत मिशन के लक्ष्य हैं, सबसे पहला बाल वाटिका, स्टेप 1। ठीक है, क्योंकि हमने कहा ये जो स्टेज है ना, ये है प्री स्कूलिंग से लेकर ग्रेड 3 तक। ठीक है, प्री स्कूलिंग क्या हुई? हमारी स्कूल जाने से पहले की अवस्था, यानी कि प्री स्कूलिंग मतलब होता है आंगनबाड़ी, या जिसको हम बालवाड़ी भी कहते हैं, और इसको बाल वाटिका के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ग्रेड 3 तक बात करी गई है, यानी कि क्लास 3 तक। तो जब बच्चा बाल वाटिका में गया, यानी कि आंगनबाड़ी में गया, तब से लेकर ग्रेड 3 तक बच्चों की यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। स्टेप 1 है बाल वाटिका। बाल वाटिका में क्या कहा है कि रिकॉग्नाइजेज लेटर्स 2 to 3 वर्ड्स, यानी कि बच्चों को अक्षरों का ज्ञान देना है आपने। ठीक है, 2 से 3 शब्दों का ज्ञान बच्चों को देना है बाल वाटिका में। दूसरा है रिकॉग्नाइज एंड रीड न्यूमरल्स अप टू 10, यानी कि 1 से 10 तक के बच्चे नंबर्स को रिकॉग्नाइज करना सीख जाएं। यानी कि जो काउंटिंग होती है ना हमारी 1 से लेकर 10 तक, तो 1 से 10 तक बच्चों को वो नंबर्स की काउंटिंग आनी चाहिए। इतना सिखाने का लक्ष्य रखा गया है बाल वाटिका में, जिसे हम आंगनबाड़ी या फिर बालवाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, और अभी मैंने आपको ऊपर बताया था एनईपी 2020 में जो आपका फाउंडेशनल स्टेज आता है ना, मूलभूत स्तर, उसमें जो स्टार्टिंग के 5 साल हैं, उसमें क्या है, 3 साल बच्चा बालवाड़ी में रहेगा, जिसे हम बाल वाटिका कह रहे हैं, और 2 साल बच्चा क्लास 1 और 2 में रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो निपुण भारत है वो भी इसी स्टेज की बात कर रहा है जब बच्चा छोटा है। ठीक है, ग्रेड 3 तक का। नेक्स्ट है आपका ग्रेड 1। अब जब बच्चा ग्रेड 1 में जाएगा तो बच्चों को क्या चीज़ें आपने सिखानी है, उसके लिए क्या लक्ष्य रखा गया है? पहला है रीड एंड राइट नंबर्स अप टू 99, यानी कि बच्चे 1 से 99 तक नंबर्स को याद कर पाएँ और लिख पाएँ। ये लक्ष्य रखा है क्लास 1 में, जिसे हम ग्रेड 1 भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर बच्चा ग्रेड 1 में है तो बच्चे को आप क्या सिखाएंगे? 1 से लेकर 99 तक नंबर्स को याद करवाएंगे और साथ में लिखना भी सिखाएंगे। नेक्स्ट है परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि बच्चों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी आपने सिखाना है ग्रेड 1 में, जिसे हम जोड़ घटाना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेंटेंसेस 4 to 5 सिंपल वर्ड्स, यानी कि 4 से 5 सिंपल वर्ड्स का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंसेस बनाना आप बच्चों को सिखाएंगे ग्रेड 1 में। ग्रेड 1 में 3 चीज़ें सिखाएंगे, ये आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखने होंगे फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने नोट्स में भी ऐसे ही डिज़ाइन करा है ताकि आपको ईजीली याद हो जाए। तो थर्ड चीज़ इसमें क्या है, ग्रेड 1 में बच्चों को हम 4 से 5 सिंपल वर्ड्स का यूज़ करके सिंपल सेंटेंसेस बनाना सिखाएंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका ग्रेड 2 का। तो जब बच्चा ग्रेड 2 में जाएगा तब क्या करना है? रीड एंड राइट नंबर्स अप टू 999, यानी कि 1 से लेकर 999 तक बच्चे नंबर्स को लिख पाएँ और याद कर पाएँ। ये उद्देश्य है ग्रेड 2 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सब्सट्रैक्ट नंबर्स अप टू 99, यानी कि 99 तक
नंबर्स का घटाना वो सीख पाएँ, सब्ट्रैक्ट करना सीख पाएँ। ग्रेड 2 की ग्रेड 2 की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है रीड विद मीनिंग 45 to 60 वर्ड्स, यानी कि 45 से 60 जो शब्द हैं उतने तक के सेंटेंसेस को बच्चे पढ़ पाएँ और उनकी मीनिंग भी समझ पाएँ। लिखा है ना रीड विद मीनिंग, 45 से 60 वर्ड्स जो हैं बच्चे उनसे सेंटेंसेस को पढ़ पाएँ और उनकी मीनिंग को भी समझ पाएँ, अर्थ को भी समझ पाएँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जब बच्चा ग्रेड 3 में जाएगा तब उसको क्या सिखाना है, क्या लक्ष्य रखा गया है। पहला है सॉल्व मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स, यानी कि बच्चे मल्टीप्लिकेशन सीख पाएँ, यानी कि गुणा का कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाना है। दूसरा है रीड विद मीनिंग एटलीस्ट 60 वर्ड्स, यानी कि एटलीस्ट 60 वर्ड्स तक की चीज़ों को बच्चा पढ़ पाए और उनकी मीनिंग को भी समझ पाए। ये लक्ष्य रखा गया है ग्रेड 3 में, ठीक है। रीड विद मीनिंग एटलीस्ट 60 वर्ड्स, यानी कि 60 शब्दों की को जो है वो पढ़ भी पाए और उनकी मीनिंग भी समझ पाए। ये बात हो गई हमारी ग्रेड 3 की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछेगा ना कि कहाँ से कहाँ तक के बच्चों की बात की गई है, तो आप कहेंगे प्री स्कूलिंग से लेकर ग्रेड 3 तक के बच्चों की बात करी गई है। और अगर आपसे पूछेगा स्टेप्स कितने हैं इसमें, यानी कि निपुण भारत में कितने स्टेप की बात करी गई है, तो आप कहेंगे कितने स्टेप। देखिए पहला स्टेप ये हो गया बाल वाटिका, दूसरा स्टेप ग्रेड 1 हो गया, तीसरा स्टेप हो गया आपका ग्रेड 2 हो गया, चौथा स्टेप हो गया आपका ग्रेड 3। तो यहाँ पर 4 स्टेप्स की बात करी गई है और उन 4 स्टेप्स को कैसे डिवाइड करा है, पहले बाल वाटिका, फिर ग्रेड 1, फिर ग्रेड 2 और फिर ग्रेड 3, ठीक है। लेकिन स्टेप्स कितने हैं, 4 हैं, ये आपको ध्यान रखना है इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला ये जो NEP 2020 है ये सभी का बेस है और यहाँ पर वो लिखा भी है, देख लीजिए निपुण भारत NEP 2020 से संबंधित है। NEP 2020 में शिक्षा के कितने स्तर बताए गए हैं, 5+3+3+4, जो कि मैंने आपको NCF 2022 में भी एक्सप्लेन करा था। ये जो स्टार्टिंग के 5 साल हैं ये क्या है, आपका फंडामेंटल स्टेज है जिसे हम मूलभूत स्तर कहते हैं और इसी की बात निपुण भारत में भी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है निपुण भारत में बच्चों के सर्वांगीण विकास यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कही गई है। जैसे NCF 2022 में कही गई थी ना, सेम वैसे ही यहाँ पर निपुण भारत में भी बच्चे के सर्वांगीण विकास यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करी गई है। यानी कि बच्चे का आपने संज्ञानात्मक विकास भी करना है, भावात्मक विकास भी करना है, ठीक है। सारे पक्षों में बच्चे का विकास करना है, संवेगात्मक विकास करना है, उसका चारित्रिक विकास करना है, ठीक है, उसके व्यवहारात्मक विकास करना है, नैतिक मूल्य विकसित करने हैं, आध्यात्मिक विकास करना है। तो जितना भी है बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, ये निपुण भारत भी कहता है और NCF 2022 भी कहता है, ध्यान रखना है, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग प्लस न्यूमरेसी, इसी की बात इसमें मेनली करी गई है निपुण भारत में कि बच्चा पढ़ पाए और चीज़ों को समझ भी पाए, साथ में नंबर्स का कॉन्सेप्ट बच्चा सीख पाए। नंबर्स यानी कि संख्याओं का ज्ञान देना। देखिए NCF 2022 में किस चीज़ पर बात करी गई थी मैंने आपको एक्सप्लेन करा। ऐसे ही निपुण भारत में मेनली फोकस करा गया है कि बच्चे चीज़ों को पढ़ पाएँ, पढ़ करके समझ भी पाएँ और बच्चों को संख्याओं का ज्ञान देना, नंबर्स, ठीक है। न्यूमरेसी की बात और कोई नहीं करता है, सिर्फ यहाँ पर करिए किसने, निपुण भारत ने। तो निपुण भारत नंबर्स का कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाना चाहता है, यानी कि संख्याओं का ज्ञान देना चाहता है। अब देखिए इसके 3 गोल हैं, ये मेन गोल हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। पहला गोल है इसका हेल्थ, दूसरा गोल है इफेक्टिव कम्युनिकेटर, तीसरा है कनेक्ट टू एनवायरनमेंट। कहने का मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले इसमें पहला लक्ष्य रखा गया है कि बच्चों की जो हेल्थ है, उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक होना चाहिए। अब बच्चों का स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा, इसका ज्ञान भी बच्चों को देना है, शिक्षा देनी है, बच्चों को समझाना है कि हमारी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हेल्थ हमारी सही होगी तब हम अन्य काम कर सकते हैं। तो बच्चों की हेल्थ पर सबसे ज़्यादा फोकस किया है, पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य रखा है इफेक्टिव कम्युनिकेटर, बच्चों को क्या बनाना है, एक संप्रेषणकर्ता बनाना है। यानी कि बच्चों के अंदर ऐसी चीज़ें डेवलप करनी है कि बच्चा समाज में जाकर अपनी बात दूसरों के सामने रख सके, एक दूसरे के साथ बच्चे कम्युनिकेट कर पाएँ, संप्रेषण कर पाएँ। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो समाज में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, वो अकेले रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर संप्रेषण वाली चीज़ें विकसित नहीं होती हैं, ठीक है, वो अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन पाते हैं। तो इसीलिए सेकंड लक्ष्य इसमें रखा गया है
कि बच्चों को एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर बनाना, यानी कि बच्चे को ऐसा बनाना कि वो अपनी बात किसी के सामने भी रख सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लक्ष्य कनेक्ट टू एनवायरनमेंट। बच्चा एनवायरनमेंट से कनेक्ट हो पाए, यानी कि बच्चे को जब भी जैसा भी वातावरण मिले, जैसा भी एनवायरनमेंट मिले, बच्चा खुद को उसमें ढाल पाए। कभी कभी आपने देखा होगा एनवायरनमेंट हमारा चेंज होता है, स्कूल का एनवायरनमेंट अलग होता है, हमारे घर का एनवायरनमेंट अलग होता है, हम अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट अलग होता है, हम समाज में कहीं और जगह जा रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट अलग होता है। तो बच्चे को क्या करना है कि एनवायरनमेंट से कैसे कनेक्ट करना है, वो हर एनवायरनमेंट में खुद को कैसे ढाल पाए, ये चीज़ बच्चों को सिखानी है। ये हमारा तीसरा लक्ष्य है, तीसरा गोल है किसका, निपुण भारत का। ठीक है, चलिए ये हो गया। आगे देखिए एजुकेशनल सिस्टम, इसका जो एजुकेशनल सिस्टम है वो क्या है, इंटीग्रेटेड, इंक्लूसिव, फन एंड इंगेजिंग बाय ग्रुप एक्टिविटी। कितना इजी है देखिए, इंटीग्रेट करना, एकीकृत रूप से बच्चों को पढ़ाना, इंक्लूसिव, बच्चों को समावेश करना, बच्चों को समावेशी शिक्षा देना। आप जानते हैं समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को एक साथ मिलकर पढ़ाना बिना भेदभाव के। तो बच्चों के अंदर भी ये चीज़ डेवलप करनी है कि सभी बच्चे एक जैसे हैं, किसी के साथ भी आपको भेदभाव नहीं करना है। इतने सारे बच्चे हैं, आप सभी के साथ फ्रेंडशिप कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है फन। फन में बच्चों को पढ़ाना है, एकदम डरा धमका करके सजा दे करके नहीं पढ़ाना है, बल्कि इंजॉय के साथ बच्चों को पढ़ाना है। और इंगेजिंग बाय ग्रुप एक्टिविटी, बच्चों को ग्रुप एक्टिविटी में क्या करना है, इंगेज करना है। जैसे स्कूल में होती है ना ग्रुप एक्टिविटीज़, क्लासरूम में भी टीचर्स करवाते हैं, तो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि बच्चे ग्रुप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, जहाँ पर सभी बच्चे एक साथ मिलकर ग्रुप में काम करते हैं। ये है एजुकेशनल सिस्टम। उसके बाद इसमें एक लास्ट चीज़ आती है जो कि इम्पॉर्टेंट है, नेशनल मिशन ऑफ निपुण भारत। बस ये आपसे पूछा जाएगा मेनली, जो हमारा नेशनल मिशन है निपुण भारत का वो क्या है, वो है हमारा FLN स्कीम। FLN स्कीम का फुल फॉर्म है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी कि बच्चों में साक्षरता और संख्याओं का ज्ञान विकसित करना। ये है मेन हमारा मिशन किसका, निपुण भारत का। निपुण भारत का आपसे पूछा जाएगा नेशनल मिशन क्या है, तो आप कहेंगे FLN है। और FLN मतलब होता है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी कि बच्चों में साक्षरता विकसित करना और साथ में बच्चों को संख्याओं का ज्ञान देना। ठीक है, इतना ही है। और एक फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है कि निपुण भारत योजना कब लागू हुई, तो आप कहेंगे निपुण भारत योजना लागू हुई 5 जुलाई 2021 को। वैसे ये जो टर्म है मैंने टॉपिक के स्टार्टिंग में ही लिख देना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर याद नहीं रहा, इसलिए मैंने लास्ट में ये ऐड कर दिया, क्योंकि छोड़ा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, जितना भी CTET के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने नोट डाउन करा है, तो ये आपको याद रखना है। निपुण भारत योजना लागू हुई थी 5 जुलाई 2021 को। तो यहाँ पर हमारा निपुण भारत का कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो जाता है। और निपुण भारत के साथ साथ NCF 2022 भी हमने कर लिया है। मैंने आपको RT 2009, NCF 2005 और NEP 2020 ये सारे टॉपिक्स करवा दिए हैं। और एक प्लेलिस्ट बनाई है फ्रेंड्स CTET इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करके, उस प्लेलिस्ट में ये सारे टॉपिक आपको एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, साथ में अगर आप CDP के हैंड रिटन नोट्स परचेज करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पर व्हाट्सअप करके आप CDP के हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं। बाकी एंड टाइम पर आपको क्या करना है, इसकी स्ट्रेटेजी वीडियो मैंने आज मॉर्निंग में ही आप लोगों के साथ शेयर करी है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे अब हम कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में डेली की टाइम पर इवनिंग 6 बजे CTET की क्लास के साथ। और आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट PDFs आपको शेयर करी हुई हैं, जैसे टैगवर्ड्स की सारी PDF वहाँ पर मैंने आपको भेजी हैं, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।